नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष आज के कार्यक्रम में जिस शख्स से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो गोरखपुर का काफ़ी जाना माना चेहरा है, जिनका नाम है लल्लन दुबे, और जो सवर्णों के लिए काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। तो लल्लन दुबे जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लल्लन दुबे जी, अगर आपसे कहें कि लल्लन दुबे कौन है तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में बताऊं, मैं एक्चुअली जीविकोपार्जन के लिए जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो चूँकि भारत में, हमारे देश में नौकरी की क्या स्थिति है आप जान सकते हैं, और एक नौकरी पाने वाले के लिए क्या क्या करना पड़ता है हम सब वाकिफ़ हैं। तो हमने ठेकेदारी का रास्ता चुना 98 में। मेरे ख्याल से हमारा लगभग ग्रेजुएशन वही कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद मैं ठेकेदारी में आया, और उसके बाद ठेकेदारी के कार्य के लिए हमें जगह जगह, गांव-गांव, शहर हम लोग आते जाते थे, देखते थे, घूमते थे, पूरा इधर उधर अपना कार्य करते थे। तो काम करने के दौरान मैंने देखा कि जो बार बार ये सवर्ण समाज की बात की जाती है, तो सवर्ण समाज की स्थिति कहीं ना कहीं आज काफ़ी खराब हो चुकी है, काफ़ी दयनीय स्थिति में है। बहुत सारे सवर्ण समाज के लोगों को मैंने देखा कि जिनकी हालत को मैं बयां नहीं कर सकता। उनके दुख दर्द को देख के मुझे कई बार रात को नींद नहीं आती थी। और उसके बाद मान लीजिए किसी गांव में काम चल रहा है तो उस गांव के सवर्ण समाज के लड़के आते थे, पैर पकड़ लेते थे कि भैया हमको कहीं एडजस्ट कर लीजिए, हमारी स्थिति बड़ी ख़राब है, पिताजी का ये हाल है, माताजी का दवा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कलेजा निकल जाता था। अच्छा, इस समाज के लिए सरकारी कोई भी सुविधाएं नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे ये सब मेरे मन में घर करता गया, और मैं जब इसका एनालिसिस करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि केवल वोट बैंक की राजनीति में एक जाति विशेष के हिसाब से हमारी जो भी सरकारें हैं कार्य कर रही हैं। अच्छा, वो जो सरकारें काम कर रही थी वह भी गलत है। मैंने ऐसा नहीं देखा अपने जीवन में कि जो वास्तव में दलित थे, जिन्हें वास्तव में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे, उनको नहीं मिला। उनको नौकरी में या किसी भी चीज़ में जो नीचे का दलित वर्ग है उनको इस तरह का कहीं कोई सुविधा मिला नहीं। उसमें जो अपर लोग हैं, IAS, IPS, नेता, मंत्री, विधायक, सारे जितने भी सुविधाएं हैं वह ऊपर ही ऊपर हाईजैक कर लेते हैं। दलितों में भी नीचे आपको कहाँ मिलता है, आ ही नहीं पाता है, उसका लाभ उनको मिलता ही नहीं। तो इस सिस्टम के प्रति मुझे काफ़ी हमको दिक्कतें लगी कि हमारा सिस्टम वास्तव में काफ़ी खराब है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश के राजनेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको देश के विकास से, देश के आर्थिक समृद्धि से कोई लेना देना है नहीं। उनका केन प्रकारेण केवल एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह सत्ता हासिल करना, और सत्ता हासिल करने के बाद ये जम के लूट खसोट करके अपने और अपने आप को और अपने लोगों ही सिर्फ भला करते हैं। बहुत सारी योजनाएं देखिए नेताओं ने सिर्फ अपने लिए कर रखी, आम लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं आक्रोश जो है मुझे धीरे धीरे इस तरफ आकृष्ट किया, और मैं लगातार यह कार्य करने लगा। हमारा जैसे हिंदूवादी सरकारें भी हैं जो दावा करती हैं, लंबी चौड़ी बहुत बातें करती हैं, लेकिन जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने हिंदुओं को खंड खंड में एकदम तोड़ डाला। और आज के 20, 25, 30 साल पहले गांव के माहौल बड़े अच्छे और बड़े आपस में हंसी मजाक और मिलनसार वाले हुआ करते थे। आपस में लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन इस राजनीति ने जो OBC, ये दलित है, ये OBC, मेरा ये मानना नहीं है। अरे हम इंसान हैं, हम मानव, सच्चाई ये। और गरीबी जाति देख के नहीं आती है। गरीब दलित भी होता है, OBC भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, राजपूत भी होता है। तो एक समान आप सुविधा जब कर देंगे तो आपस में पहली बात कहीं न किसी को कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, और जो वास्तविक जो हकदार हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा लोगों को।
हमारे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और हम लोग गोरखपुर ज़िले के ही रहने वाले हैं लेकिन बाई बर्थ हम गोरखपुर में ही, हमारी शिक्षा दीक्षा हमारा सब कुछ गोरखपुर में ही हुआ। गोरखपुर महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज आपके बगल में, यहीं से हमने इंटरमीडिएट किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर हम तुरंत बिना समय गंवाए अपने जीविकोपार्जन में लग गए। आरक्षण विरोधी के तौर पर आपको जाना जाता है आरक्षण, तो ये क्या केवल SC/ST आरक्षण को लेकर के ही है या बाकी जो जनरल के लिए भी आया है? नहीं, जनरल के लिए तो आरक्षण एक केवल और केवल सवर्ण समाज को मूर्ख बनाने का कार्य किया गया है। अभी आप बताइए, पंचायती राज चुनाव हुआ था, उसमें जनरल कैटेगरी का आरक्षण कहीं आपको दिखाई दिया? नौकरियों में तो अभी दिया जा रहा है। नौकरियों में भी वो सब देखिए एक दिखावा है, छलावा है, और यह केवल एक बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया गया है। मेरा ये कहना है कि जनरल, OBC और SC/ST क्यों करते हो? आपको देश को समृद्धशाली बनाना है। देश समृद्धशाली तभी बनेगा कि देश के लोगों में जब प्यार रहेगा। आपसी जितनी वैमनस्यता और जितनी ईर्ष्या का दौर आप स्वयं पत्रकार हैं, आज के समाज में क्या व्याप्त है? यही व्याप्त है ना। इतनी नफरत है एक दूसरे के प्रति। ये अलग बात है वो शो करे ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सारा श्रेय हमारी भारतीय राजनीति को जाता है। जैसे वैमनस्य की आप बात करते हैं, यही चीज़ तो देख करके जब पुराने समय में यही वैमनस्य लोगों का, उनको आखिर आरक्षण क्यों बना? जो दलित हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो अगर उन्हें उठाने के लिए बना था तो इसका आप विरोध? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता। मैंने तो यही कहा कि आप आर्थिक आधार पे अगर कर देते हैं तो उसका लाभ जो है सबको मिलेगा। और आप पढ़ लीजिएगा, आरक्षण की व्यवस्था का एक बहुत ही निश्चित समय सीमा थी, जो स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था उसको। और उन्होंने कभी उन्होंने आरक्षण को बढ़ाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने जब इसको, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि इसको संविधान में अस्थायित्व कर दीजिए, तो उन्होंने तब उनका यही जवाब था कि आप मेरी कौम को जो है, हमारे इस बिरादरी को जो है विकलांग न बनाइए, ऐसे में हमारी बिरादरी विकलांग हो जाएगी। और आप बताइए, आखिर 70-80 साल हो गया, इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद यह समाज पूर्ण रूपेण अगर उठ न सका तो इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए ना। आखिर क्यों नहीं उठा ये समाज? इसलिए नहीं उठा कि इसके प्रभावशाली जो कुछ लोग हैं, सारे का सारा, अभी आप राजस्थान चले जाइए, आरक्षण का लगभग 90% पूरा हक एक मीणा समुदाय है। आप कहीं भी देखिए, IAS IPS ये वो अकेले वो मीणा समुदाय ही उसका पूरा लाभ उठा लेता है। पूरे हिंदुस्तान भर के अकेले 90% आरक्षण का लाभ दलित बिरादरी के मीणा समुदाय के लोग उठाते हैं। तो आपका कुल मिला के ये कहना है कि जैसे जो आरक्षण वगैरह दिया जा रहा है, ये कास्ट बेस पे ना हो, ये आर्थिक, ये एकदम गरीबी के बेस पे हो, गरीब चाहे कोई। आपके साथ जैसे कभी ऐसा कुछ हुआ है जो SC/ST केस या कुछ इस तरीके, आपके दिमाग में कब से आया कि मुझे सवर्णों के लिए ही लड़ाई करना चाहिए? नहीं, बेसिकली इसे आप सवर्णों की लड़ाई करना गलत होगा। हम लोग मानवीयता की लड़ाई लड़ते हैं। हम कभी ये तो नहीं कर रहे हैं नहीं आप हमको आरक्षण दीजिए। आप SC/ST एक्ट लाते हो, SC/ST एक्ट का मामूली दुरुपयोग होता है, कई परिवार तबाह हो गए, कई परिवार भुखमरी के कागार पे हैं, हजारों हजार लोग जेलों में निरपराध सड़ रहे हैं। आप एक समान कानून क्यों नहीं बना देते कि अगर कोई दलित को अपशब्द कहता है तो उसके लिए भी वही सब सजा होगी, या किसी राजपूत को कहता है तो भी वही सजा होगी, किसी ब्राह्मण को कहता है तो भी वही सजा होगी। सजा तो एक समान होनी चाहिए ना भाई। आप जातिगत आधार पे कानून बनाओगे तो बस आप केवल जनता को लड़ा भिड़ा के अपनी राजनीति तो कर सकते हो, लेकिन आपसी समरसता कभी कायम नहीं कर। इससे हमारे देश का भला नहीं होगा। आप बताइए, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, शर्म आनी चाहिए यहाँ के राजनेताओं को, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने चाहिए। इतने बेहया बेगैरत हैं ये। आपके देश से बाद में चाइना आज़ाद हुआ, आज चाइना कहाँ है? अमेरिका कहाँ है? फ्रांस छोटा सा देश है। राफेल ले आते हैं तो धोती उठा के सब नाचते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ना। राफेल हमारे देश में नहीं बन सकता।
चाइना ने जो प्रगति की है, कहाँ चाइना है कहाँ आप हो, तो वहाँ जहाँ इस तरह का माहौल रहेगा वह देश विकास नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि मतलब देश के आगे मतलब चाइना या अमेरिका बाकी देशों की तुलना में आगे ना बढ़ पाने का एक बड़ा मुझे बहुत कष्ट है। हम इस देश के वासी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश का सीना एकदम गर्व से चौड़ा रहे, हम भी कहें कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 है। हम सब एक बहुत ही सीमित समय के लिए इस धरती पे आते हैं। हर व्यक्ति का एक निश्चित समय सीमा होता है जीने का, तो हम शान से जिएं। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा देश आगे रहे? आप बताएं, हम क्यों राफेल के लिए या किसी संसाधनों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हों? इन सब कारणों से हमारे देश की जो क्रीमी प्रतिभाएं हैं, जो एकदम टॉप की प्रतिभाएं हैं, अमेरिका में है, कनाडा में है। अमेरिका क्या करता है? पूरे वर्ल्ड की सारी क्रीम प्रतिभाओं को छांट के अपने यहाँ लेता है, उनकी इज्जत करता है, और वह देश इसीलिए आज पूरे विश्व के पटल पे नंबर 1 है। और हम अपनी ही प्रतिभा का सम्मान नहीं कर पाते, तो हम कहाँ हैं? हम केवल गंदी राजनीति करते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने देखा आपके फेसबुक पे वगैरह पे कि आप बिकरू कांड के जो आरोपी थे अमर दुबे, उनकी पत्नी खुशी दुबे के लिए आप आंदोलन चला, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, तालिबानी सरकार है और केवल उत्तर प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। आप 2 दिन की ब्याहता खुशी दुबे उस कांड से ठीक 2 दिन पहले शादी होके उस घर में आई थी। उस समय वो नाबालिग भी थी। उसके साथ अमानवीयता की सारी हदों को पार किया गया। शारीरिक और मानसिक रूप से अंग्रेजों ने भी ऐसे जुर्म नहीं किए होंगे, ऐसे टॉर्चर नहीं किए होंगे जो उसके साथ किया गया। लगातार खून की उल्टियाँ, और भगवान की बड़ी असीम कृपा होगी तभी उसकी जान भी बचेगी। आप बताइए उसका क्या अपराध है? मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में किसी आतंकवादी, दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी की पत्नी के साथ आज तक कभी ऐसा हुआ है? किसी भी आतंकवादी या दुर्दांत अपराधी के क्या नाम है पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार आज के इतिहास में, आज तक स्वतंत्र भारत में कभी हुआ हो तो मैं जरूर जानना चाहूँगा। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। यह सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और एक जाति विशेष के लोगों को पूरी तरह पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है। उन्हें एकदम मिटाने का ही कार्य किया जा रहा है। मतलब आप आरोप ये लगा रहा है यूपी सरकार पे कि एक जाति विशेष के लिए टारगेट किया गया। आप इसका रिसर्च कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार को सिर्फ एक जाति में ही अपराधी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश सरकार में एक जाति के अपराधी दिखाई देते हैं, गुंडे मवाली दिखाई देते हैं, और उनको किस तरह यह नेस्तनाबूद कर दें, यह जब से सरकार बनी है तब से यही इसी तरह क्या नाम है ब्राह्मण विरोधी कार्य लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी पे कि ये सवर्णों की ही पार्टी मानी जाती है, इसमें क्या? देखिए, बीजेपी अगर हम रिसर्च करें पॉइंट टू पॉइंट में, प्रमोशन में आरक्षण हो, बैकलॉग भर्ती हो, SC/ST एक्ट को मतलब पूरे विश्व का एक अनोखा कानून बनाया इन लोगों ने, ऐसा पूर्ण रूप से कहा जा सकता है। पूरी धरती पे ऐसा कोई कानून नहीं है। आप अगर बीजेपी का इतिहास उठा के देखेंगे तो सीधे सीधे जिसको विश्वासघात कहते हैं, इसने सदैव से सवर्ण समाज के साथ विश्वासघात करने का कार्य किया है। इसके जितना सवर्णों का नुकसान किसी सरकारों ने नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी तो 10% का आरक्षण भी तो बीजेपी नहीं। मैंने तो आपसे पहले कहा ये छलावा है, यह पूर्ण रूप से छलावा है। सवर्णों का साथ तो किसी सरकार ने नहीं दिया, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई हो। हाँ, लेकिन इन सारी सरकारों में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों के साथ हर समय जब भी सत्ता में आई है तो विश्वासघात इसने एकदम बहुत ज़बरदस्त किया है। लगातार इसने हम सबके साथ विश्वासघात ही करने का कार्य किया है। आपको कौन सी पार्टी पसंद है वैसे? हमें कोई पार्टी नहीं पसंद है। हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हम लोगों को पसंद नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से इसीलिए देखिए, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ और ना ही मेरा कोई संगठन है। इंडिविजुअल मैं करता हूँ। समान विचारधारा के हमारे देश में जितने लोग हैं, हम सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, करते रहें। कोई ना कोई पार्टी या कोई आपको लगता होगा ना कि ये थोड़ा सा हमारे जो विचार हैं उससे मिलता है? नहीं, हमारे देश में जितनी पार्टियां हैं वो समझ लीजिए गंदगी में सब में होड़ है, एक से बढ़ के एक है। हमारे नज़र में ऐसी कोई पार्टी नहीं। क्या है, इनको कानून बनाने में क्या लगता है? एक समान कानून सब बना दे, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आप जाति पाति ओछी राजनीति करते हो 5 साल केवल। आप बताइए ना, आप इस देश में इतनी समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़बरदस्त समस्या है, घुसपैठ इतनी ज़बरदस्त समस्या है, उसके बाद महंगाई इतनी ज़बरदस्त क्या नाम है आपके सामने समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं पे हमारे राजनेता सदन में कितना चर्चा पर चर्चा करते हैं। हमारे राजनेता कभी भी पर्सनल आरोप प्रत्यारोप के अलावा संसद हमारे जनता के पैसे को बर्बाद करते हैं। संसद में वह केवल पर्सनल आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा करते हैं। आप ट्रेन से कभी इन राजनेताओं को, जिस दिन इनका एसी पास खत्म करके, एरोप्लेन का सुविधा खत्म करके, होटल की सुविधा खत्म करके, इनको जब ये कह दिया जाए कि आप दिल्ली जो है, दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र ट्रेन के जनरल डिब्बे में जाएंगे, इनको इनकी औकात समझ में आ जाएगी कि हमारे देश में लोग कैसे यात्रा करते हैं, हमारे देश में कैसे लोग भोजन करते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास एरोप्लेन से जाएंगे, इनका टोल भी नहीं लगेगा। सबसे गरीब ये होते हैं, एक 5,000 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति उसको टोल देना है, लेकिन इनका सब कुछ फ्री। इन्होंने सब कुछ ऐसा बना दिया है कि इनके मजे हैं, बाकी जनता भाड़ में जाए और जनता से इनका कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। झूठ अनर्गल बातें प्रलाप करके या किसी तरह चुनाव जीतना हारना, बस इसी में अपना लगे रहे। पार्टी अगर कोई नहीं पसंद है तो नेता को तो कोई पसंद नहीं है, इसको लगता होगा। देखिए, कुछ मामलों में हम संजय गांधी जी की परम श्रद्धेय संजय गांधी जी को काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं कि चाहे जिन भी परिस्थितियों में वह कानून, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जब वह क्या नाम है जनसंख्या नियंत्रण वाला वो नसबंदी वाला कानून आया था, अगर उस समय लागू हो गया होता तो आज हमारे देश की, मेरा ये मानना है कि इतनी स्थिति खराब नहीं होती। सबको लगभग रोजगार मिलता। जब जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी तभी कुछ हो पाएगा। आज आप देखिए, पहले आप ज़मीन खरीदते थे तो बीघे में, एकड़ में खरीदते थे, उसके बाद आप डिसमिल में आए, आज स्क्वायर फीट में आए। यह जनसंख्या वृद्धि का ही तो देन है। और आने वाले दिनों में, अभी बॉम्बे में तो एक कमरे में कैसे कैसे लोग सोते हैं, कैसे कैसे लोग सोते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, घुसपैठ, हमारे देश को घुसपैठ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जितने भी बाहरी लोग हैं घुसपैठिए हैं। कितना दुर्भाग्य है, कुछ पैसे, चंद पैसे दे के हमारे देश में कोई आधार कार्ड बनवा सकता है, जो भी पेपर चाहे बनवा सकता है। इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान करना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी अगर अनर्गल फर्जी किसी का आईडी बनाता है तो अगर वह साबित होता है तो उसे सीधे मृत्युदंड देना चाहिए। यहाँ हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी काफ़ी लोहा लाट हो चुके हैं। उनके ऊपर ऐसी सरकारों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भ्रष्टाचार या कोई चीज़ बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इच्छा शक्ति वाला अगर कोई व्यक्ति आएगा तभी इस काम को कर पाएगा। जाते जाते भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या करना है, उस बारे में थोड़ा। देखिए, भविष्य में मैं इतना कहना चाहूँगा, भगवान सारे रास्ते बनाते जाते हैं। हमारा जो काम है, जो कर पाता हूँ वो करता हूँ, करता रहता हूँ, और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ा है मैंने। भगवान, चूँकि मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि
हम सबकी एक निश्चित लाइफ है। हम बहुत केवल अपने और अपने बारे में सोच के, या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, खूब पैसा घोटाला कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, बेटा मेरा बेकार होगा और उसका सर्वनाश होगा। यही मैं देखते आया हूं। मैं समाज का बड़े से बड़े राजनेताओं को, बड़े से बड़े अफसरों को, उनके परिवार को, उनके सारे लोगों को देखता हूं। मैंने रिसर्च किया तो जनहित में आप जो काम करेंगे, आपका भी बच्चा सुखी रहे, मेरा भी बच्चा सुखी रहे। आपके बच्चे का निवाला छीन के मैं अपने बच्चे को सुखी नहीं रख सकता। ये मेरा ऐसा मानना है। सबका भला हो, इसीलिए काम करना है, ऐसा ही कार्य करना है, इसी कार्य योजना पे चलना है। लल्लन दुबे जी, क्या भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं या खुद की अपनी राजनीतिक पार्टी में? नहीं, अगर भविष्य में आपको मैं बताऊं ऐसी कोई बात भी हुई तो हम लोग समाज में जितने अपने भाई हैं अपनी शर्तों पे जाएंगे। देखिए, राजनीति से सब कुछ डील हो रहा है, ठीक है। बाहर सड़क पे चिल्लाने से तो नहीं कुछ हो सकता। मैं तो अपने भाइयों से भी कहता हूँ, आप सब चुनाव लड़ो, कहीं ना कहीं से मजबूत हो, संसद में, विधानसभा में आप जाओ और वहां से ये आवाज जब बनाओगे तभी कुछ बन पाएगा। लेकिन होता क्या है, लोग संगठन बना के ऐसा वैसा करके चले जाते हैं, किसी न किसी पार्टी से अपने लिए, अपने लड़के के लिए टिकट की डिमांड करते हैं और पब्लिक को धोखा देते हैं। हम लोग कभी अगर जीवन में ऐसा मौका आया तो मैंने एक बात कहा कि हम लोग सीना उठा के, सर उठा के जीने वाले लोग हैं। समाज को कभी ये नहीं लगेगा कि मतलब समाज चला गया या समाज के साथ धोखा हुआ। कोई पार्टी अगर हमारी शर्तों पे हमें एक्सेप्ट करेगी तभी हम उस बारे में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। और पार्टी वगैरह में जाना होता तो इस तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग तो मान लीजिए बहुत समय से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इससे बहुत थोड़ा कम मेहनत करके किसी न किसी पार्टी में तभी सम्मिलित होकर हम लोग मान लीजिए जो भी राजनीतिक जीवन का सफ़र होता वो शुरू कर सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अपने यहाँ से अच्छा नहीं लगेगा। लल्लन दुबे जी, उत्कर्ष पत्रिका से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने हमें समय दिया और इस योग्य समझा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं यही कहता हूँ, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। रुपए वाले का रुपया उसे नहीं बचा सका, किसी की पावर उसे नहीं बचा सकी। मानवता से बड़ा धर्म वास्तव में कुछ नहीं है। और एक बार आप इस रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे, मानवीय रास्ते पे चल के तो देखें, इतना आनंद आएगा आपको, इतना मज़ा आएगा आपको। आप किसी का भला करके तो देखें, आप किसी भूखे को खाना तो खिला के देखें, इतना आनंद आपको महसूस होगा जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह स्वयं करके देखने वाली चीज़ होती है और सबको मैं कहता हूँ जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत निश्चित रूप से हम सबको को एक दूसरे का हेल्प करके ही आगे बढ़ना था, तो बढ़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लल्लन दुबे जी, जिनको आरक्षण विरोधी के तौर पर माना जाता है और जिनका ये कहना भी है कि समाज में आर्थिक रूप से सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, समान रूप से सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो व्यक्ति विशेष देख रहे थे आप। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।